नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 9 की जो किताब है स्पर्श भाग 1, इस किताब में गद्य खंड में जो दूसरा पाठ है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पहले वीडियो में हमने इस पाठ के कुछ हिस्से का अध्ययन किया है। आज इस वीडियो में अगले हिस्से का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, यह पाठ लेखिका बचेंद्री पाल इन्होंने लिखा है। तो एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इस पाठ के जरिए एवरेस्ट पर चढ़ाई करते समय बचेंद्री पाल को जो एक्सपीरियंस मिला, अनुभव मिला, उन्होंने वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव इस पाठ के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बचेंद्री पाल का जो अभियान दल है, वो अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चला जाता है, निकल जाता है। और इस दल के पहले एक अग्रिम दल वहाँ चला जाता है। अग्रिम दल मतलब पहले गया हुआ जो दल है, ग्रुप है, वो अग्रिम दल आगे गया हुआ। तो वो आगे क्यों गया? क्योंकि ये दल आगे जाकर वहाँ के जो कठिनाइयाँ है, वहाँ के जो समस्याएं है, वो दूर करने के लिए वो चला जाता है। यानी कि रास्ता ठीक ठाक करना, बर्फ रास्ते से निकालना आदि कई काम करने के लिए ये दल आगे चला जाता है। तो बचेंद्री पाल हमें आगे बताते हैं कि जैसे वो काठमांडू में पहुंच जाती है हवाई जहाज से, तो वो काठमांडू के नमचे बाजार जो स्थान है, उस स्थान पर वो आ जाती है। और उस स्थान से वह एवरेस्ट को क्या करती है, देखती है। और उसे याद आता है कि नमचे बाजार ये शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा यहाँ रहते हैं, या कुछ शेरपा लोग आसपास के गांव के भी होते हैं। तो एवरेस्ट के तरफ देखते समय उसे याद आता है कि एवरेस्ट के ऊपर एक उसे बड़ा फूल दिखाई देता है, प्लूम दिखाई देता है। यानी कि तेज हवा के कारण सूखा हुआ बर्फ हवा में उड़ने लगता है और वो इतना ऊपर चला जाता है कि जैसे लगता है कि मानो पर्वत पर कोई झंडा फहरा रहा है। तो इसी प्रकार उसे एवरेस्ट पर्वत वहाँ से दिखाई देता है। और जब वो 26 मार्च को पेरिस पहुँचती है, तो वहाँ उसे हिमस्खलन के कारण हुई शेरपा की एक मृत्यु की दुखद समाचार उसे मिलती है। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाई तरफ सीधी पहाड़ के धसकने से ये शेरपा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस समाचार के कारण सभी सदस्यों के चेहरे के ऊपर एक दुख का भाव निर्माण हो जाता है, अवसाद निर्माण हो जाता है। और ये दुख के भाव, अवसाद देखकर उनका नेतृत्व करने वाले, उनका जो नेता है कर्नल खुल्लर, उन्हें कुछ विचार बताते हैं, उन्हें कुछ कहते हैं। और वो स्पष्ट करते हैं कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में ऐसे खतरे तो आते ही रहते हैं, कभी कभी मृत्यु भी आ सकती है। तो इन खतरों को, इस मृत्यु को हमें सहज भाव से क्या करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। आगे जो अग्रिम दल के उपनेता है प्रेमचंद, वो प्रेमचंद उस दल में यानी कि 26 मार्च को पेरिस आ जाते हैं और बचेंद्री पाल के दल को वो कुछ जानकारी देते हैं। और वो बताते हैं कि हमने कैंप 1 तक यानी कि 6000 मीटर तक का जो रास्ता है वो ठीक कर दिया है। आपको वहाँ जाने के लिए
ठीक ठाक जो रास्ता चाहिए वह हमने कर दिया है। आपको कभी कभी रस्सियों का उपयोग करना पड़ेगा, लोहे के सीढ़ी का उपयोग करना पड़ेगा, या झंडे या झंडियों से रास्ता चिन्हांकित करके जाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ बातें प्रेमचंद उन्हें बताते हैं। बेस कैंप में जब बचेंद्री पाल का दल पहुंच जाता है तो पहले बचेंद्री पाल कहती है कि हमें एक और मृत्यु की क्या हो जाती है, खबर मिल जाती है। और वह मृत्यु जलवायु अनुकूल न होने के कारण रसोई सहायक की हुई है, यानी कि क्लाइमेट ठीक तरह से न होने के कारण यह मृत्यु हुई है, ऐसे बचेंद्री पाल को यहाँ जानकारी मिलती है। तो ऐसे कई जानकारी हमने देखी थी और लास्ट में देखा था कि ये ऐसी कई डरावने भयानक बातें सुनकर उनके चेहरों के ऊपर क्या हो जाते, दुख के भाव आ जाते हैं। और हर रोज एक दर्जन मतलब 12 आरोही और कुलियों को ये जो खतरा है, ये खतरा क्या करता है, छूता रहता है। जो हिमपात है, ये हिमपात के दौरान एक दर्जन आरोही और कुलियों को प्रतिदिन क्या हो जाता है, दुख पहुंचाता है, ठेस पहुंचाता है। कभी कभी वो घायल हो जाते हैं तो कभी कभी वो मर भी जाते। तो इसी प्रकार दूसरे दिन जब वो निकलने से पहले ये सब क्या होती है, घटना घटती है। तो यहाँ तक हम आए थे। आज हमें अगले भाग जो अगला हिस्सा है उसके बारे में अध्ययन करना है। तो दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्टों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। तो दूसरे दिन जब वो उठे और दूसरे दिन जब उन्होंने देखा कि नया अधिकांश सामान आया है, तो वो आया हुआ जो नया अधिकांश सामान है वह सामान क्या कर रहे थे, हिमपात के आधे रास्ते तक वो ले गए थे। और तभी जो डॉक्टर मीनू है, मीनू मेहता, वो बचेंद्री पाल को और उनके ग्रुप को क्या करती है, जानकारी देती है और बताती है, क्या बताती है कि हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों की जो सीढ़ियाँ है एल्यूमिनियम की, वो एल्यूमिनियम की अस्थाई सीढ़ियाँ, अस्थाई मतलब उसका कोई स्थायी रूप नहीं होता है, हम उसे उठाकर कहीं भी ले जा सकते। तो ऐसे अस्थाई जो पुल बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम की सीढ़ियों के द्वारा, वो हमें बनाने चाहिए। उसी तरह हमें लट्टों और रस्सियों का भी उपयोग करना चाहिए। फिर बर्फ की जो आड़ी तिरछी दीवारें हैं, उन दीवारों पर रस्सियों को क्या करना चाहिए, बांधना चाहिए। और हमारा जो अग्रिम दल है उनके पास जो अभियांत्रिकी कार्य है, उन अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी लेनी चाहिए। ऐसी बात मीनू मेहता बचेंद्री पाल को और उनके दल को क्या करती है, बताती है। तो जैसे मैंने आपको पिछले चित्र में दिखाया था कि जो एल्यूमिनियम की सीढ़ी है, ये चित्र में आपको दिखाई दे रही है, ये एल्यूमिनियम की सीढ़ी है और उसका क्या किया है, बर्फ के एक दोनों साइड के ऊपर रखकर उसे पुल बनाया गया है। और यहाँ बर्फ से क्या बांध दी गई है, रस्सी बांध दी गई है। तो इसी प्रकार इन सीढ़ियों का उपयोग करके हम पुल बना सकते हैं। और ये पुल कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, यानी कि उसे उठाकर हम फिर कहीं भी ले जा सकते हैं। फिर उन्होंने बताया था कि जो बर्फ के दीवारें होती है, जैसे कि ये बर्फ से बनी हुई क्या है, दीवारें, और यहाँ क्या कर दिए, बर्फ से रस्सी बांध दी है। तो इसी प्रकार बर्फ की जो दीवारें बनी है उन दीवारों को रस्सी बांध देनी चाहिए और उसके सहारे हमें आगे बढ़ना है। ऐसे डॉक्टर मीनू मेहता बचेंद्री पाल के दल को वो बताती है। बचेंद्री पाल फिर आगे हमें लिखती है, बताती है कि तीसरे दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए
निश्चित था। रीता, गोबू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप एक पर पहुंचने वाली केवल हम दो ही महिलाएं थी। तो तीसरे दिन जब आ जाता है तो तीसरे दिन क्या होता है कि हिमपात से कैंप एक तक जो सामान ले जाना है, ढोकर चढ़ाई का अभ्यास मतलब उठाकर ले जाना, तो कैंप में वह सामान ले जाने का कार्य निश्चित हो गया था। कहाँ, कब? तीसरे दिन। कहाँ से? हिमपात से कैंप एक तक। तो उनके बचेंद्री पाल के साथ कौन थी? तो रीता, गोबू तथा बचेंद्री पाल थी। और वो दोनों साथ साथ क्या कर रहे थे? वो सामान लेकर चढ़ रहे थे। और जो रीता, गोबू है और बचेंद्री पाल है, जब वो सामान लेकर आगे चल रहे थे तो उनके पास क्या था? तो एक वॉकी टॉकी था जिससे वो क्या करते थे, उनके जो जानकारी है, उनके कदम कदम की जो जानकारी है, वो जानकारी वो कहाँ दे रहे थे? तो बेस कैंप में दे रहे थे। और बेस कैंप में कौन थे? तो उनका नेता कर्नल खुल्लर थे। और उनकी जानकारी सुनकर वो खुश हुए, क्योंकि कैंप एक में पहुंचने वाली दो महिलाएं थी। वो कौन थी? तो बचेंद्री पाल और रीता गोबू थी। और ये खबर सुनकर उनके नेता कर्नल खुल्लर क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। आगे लिखती है कि अंगदोर्जी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। जो अग्रिम दल गया था आगे, उस अग्रिम दल में कौन कौन थे? अंगदोर्जी। अंगदोर्जी मतलब जो शेरपा लोग हैं, उनके जो सरदार होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अंगदोर्जी कहा जाता है। तो वो अंगदोर्जी शेरपा का जो सरदार होता है, अंगदोर्जी, लोबसांग और गगन बिस्सा, ये क्या करते हैं? साउथ कोल पहुंच जाते हैं। कब? 29 अप्रैल को। और वो ऊंचाई कितनी है? 7,900 मीटर पर है। और उन्होंने क्या किया? तो कैंप 4 वहां लगा दिया। और ये संतोषजनक क्या थी? प्रगति थी, यानी कि हम उसमें संतुष्ट थे कि कैंप 4 लगाया था। तो इसी प्रकार ये संतोषजनक क्या थी? प्रगति थी, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। जैसे देखो, ये क्या कर रहे लोग? शेरपा लोग सामान लेकर क्या कर रहे? जा रहे। तो इसी प्रकार बचेंद्री पाल और रीता गोबू को क्या करना पड़ता है? ये सामान हिमपात से जो कैंप एक है, उस कैंप एक तक उठाकर ले जाना पड़ता है। और वो वहाँ जाकर पहुँच जाती है, जैसे यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या कर रहे? सामान उठाकर कैंप एक पे जा रहे। तो इसी प्रकार इसमें देखो, जो जो हिमपात है, हिमपात से यहाँ जो कैंप एक है, कैंप एक में कौन पहुंच जाते हैं? तो रीता गोबू और बचेंद्री पाल, ये दोनों सामान लेकर वहाँ पहुंच जाते हैं। और ये खबर वो बेस कैंप में, यानी कि इस कैंप में जो उनका नेता है कर्नल खुल्लर, उनको देते हैं। और ये बात सुनकर वो क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री को डेकी के साथ हमारे पास आए थे। तो वो कहती कि जब वो बेस कैंप में थी तो वो उस वक्त तेंजिंग अपने छोटी सुपुत्री, यानी कि अपनी छोटी बेटी के साथ वहाँ आ गई थी। और वो क्या करती है? वहाँ क्या करती है? विशेष जो जानकारी है वो जानकारी बता दी। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। यानी कि जो तेंजिंग है, वो तेंजिंग क्या करती है? तो एक विशेष बात पर वो ध्यान देती है, उसका महत्व बताती है। तो कौन सी बात? कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से क्या करनी चाहिए? बातचीत करनी चाहिए। जबकि
मेरी बारी आई यानी कि बचेंद्री पाल की बारी आई तो बचेंद्री पाल अपना परिचय कर देती है और वो परिचय करते समय कहती है कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। नौसिखिया मतलब नई हूँ, यानी कि पहले कभी मैंने ये इस रास्ते से चढ़ाई नहीं की है, मैं नई हूँ। नौसिखिया हूँ मतलब नई हूँ, ऐसे वो कहती है। नौसिखिया नहीं होना। तो हम कभी कभी कहते हैं कि ये मुझे मालूम नहीं कोई काम करना हो, तो मैं इसमें नया हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। उसी प्रकार वो कहते कि मैं नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। यानी कि वो कहते कि मैं एवरेस्ट पर पहली बार क्या कर रही हूँ, चढ़ाई कर रही हूँ। मैं नौसिखिया हूँ, मैं नई हूँ, मैंने पहले कभी बार इस एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं की है, मैं पहली बार ये मेरा अभियान है, ऐसे कौन कहती है। तो बचेंद्री पाल अपने परिचय कराते समय कहती है। तेंजिंग हंसी और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। तो वो भी कहती है, क्या कहती है, कौन, तेंजिंग। वो हंसती है जब वो बचेंद्री पाल कहती है कि मैं नौसिखिया हूँ, तो वो हंसती है और वो फिर बचेंद्री पाल को कहती है, क्या कहती है, कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा है। यानी कि 7 बार वो एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की है और उनके लिए भी ये शिखर पर जाना ये पहला अभियान है, लेकिन उन्होंने इस अभियान के पहले 7 बार उन्होंने क्या किया, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की कोशिश की। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, यानी कि तेंजिंग बचेंद्री पाल के कंधे पर हाथ रखते हुए बचेंद्री पाल को वो कहती है, क्या कहती है, कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो वो कहती है कि तुम एक पक्की क्या हो, पर्वतीय लड़की लगती हो, यानी कि पर्वत पहाड़ों में रहने वाली लड़की हो, तुम आसानी से क्या कर सकती हो, वो शिखर को जा सकती हो। हाँ, वो जो पर्वत है एवरेस्ट, उस पर्वत पर तुम आसानी से चढ़ाई कर सकती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले से ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। यानी कि पहले ही बारी में, पहले ही जो आप प्रयास कर रही हो उस पहले ही प्रयास में आपको पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोत्सो की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप की 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोबसांग तशारिंगी मेरे तंबू में थे। यंडी शेरपा तथा 8 सदस्य अन्य शरीर से मजबूत 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबू में थे। तो इसी प्रकार वो कहती है कि 15-16 मई यानी कि 15-16 मई के दिन 1984 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन, यानी कि अभी भी मई महीना चल रहा है, यानी कि मई महीना चल रहा है और आज जो तारीख है 20 है, 26 को क्या है, तो बुद्ध पूर्णिमा है। यानी कि उस वक्त यानी कि 1984 में 15-16 तारीख को क्या थी, बुद्ध पूर्णिमा थी, यानी कि आज 26 को क्या है, बुद्ध पूर्णिमा है। तो इसी प्रकार वो कहते कि 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोत्से की बर्फीली सीधी जो ढलान है, उस ढलान पर लगे सुंदर नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में मैं थी, यानी कि बचेंद्री पाल वहाँ रह रही थी, यानी कि वहाँ तक वो पहुँच गई थी। कैंप में अन्य और 10 सदस्य थे और 10 व्यक्ति थे, ऐसे वो बताती है। अभी उसमें कौन कौन थे, तो लोबसांग और तशारिंग ये बचेंद्री पाल के तंबू में थे। तो यंडी शेरपा तथा और अन्य जो शरीर से मजबूत हट्टे कट्टे है, वो सभी लोग कहाँ थे, तो दूसरे तंबू में ठहरे हुए थे, ऐसे बचेंद्री पाल यहाँ हमें बताती है।
यानी कि वो कौन से कैंप तक अभी पहुंच गई है, कैंप 3 तक वो पहुंच गई। यानी कि कैंप 3 जो ये है, इस कैंप 3 तक वो क्या हो गई है, पहुंच गई है। जैसे कि ये जो कैंप 3 बताया गया है, उस कैंप 3 तक वो पहुंच गई है। और उसके साथ अन्य 10 व्यक्ति है, जो 2 व्यक्ति है वो उसके तंबू में है, और बचे हुए 8 व्यक्ति दूसरे तंबू में रह रहे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात के 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पीछे हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई, और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी, बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। तो 15-16 मई की कैंप 3 में जब वो ठहरी थी, हाँ, तो वो उस कैंप में रात होने के बाद क्या हो जाती, सो जाती है। कौन, तो बचेंद्री पाल। और जब वो गहरी नींद में थी, गहरे नींद में सोई हुई थी, तो उसी रात में जो 12:30 हो जाते हैं, 12:30 बज जाते हैं, तो 12:30 बजे लगभग क्या हो जाता है, वहाँ हिमस्खलन हो जाता है। यानी कि बर्फ की बड़ी चट्टान ऊपर से टूटकर नीचे आकर गिर जाती है। और वो कहाँ गिर जाती है, जो बचेंद्री पाल और उनके दोनों साथी जिस कैंप में रह रहे, उस कैंप के ऊपर से वो क्या होती है, उसे कुचलती हुई आगे चलती जा रही है। ऐसे उसे क्या होता है, महसूस होता है। जो एक सख्त चीज़ है, उसे मालूम नहीं है क्या हुआ है, लेकिन एक सख्त चीज़ है जो क्या हो जाती है, उसे टकरा कर आगे चली जाती है। तो जब सख्त चीज़ टकराती है तो उसकी नींद क्या हो जाती है, अचानक खुल जाती है। और साथ ही जोर सा जो धमाका है, वो धमाका भी उसे क्या होता है, सुनाई देता है। तब वो कहते हैं कि मुझे महसूस हुआ, यानी कि बचेंद्री पाल को महसूस हुआ कि एक ठंडी और बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चली जा रही है। और उस वक्त उसे सांस लेने में भी क्या हो रही है, कठिनाइयाँ हो रही है। आपको भी मालूम होगा, यदि आपके ऊपर कोई चीज़ रखी जाती है सोने के बाद, तो सांस लेने में भी आप हमें क्या होती है, दिक्कतें आने लगती है। तो उसी प्रकार जब वो कैंप 3 में रह रही थी, तो 12:30 बजे क्या हो जाता है, ऊपर से क्या हो जाता है, बर्फ़ की यहाँ से ऊपर से बर्फ़ की चट्टान टूट कर नीचे आ जाती है गिर कर, और उस कैंप के ऊपर से होते हुए वो आगे चली जाती है। और उसे लगता है कि कोई सख्त चीज़ मुझे कुचलती हुई क्या हो रही है, आगे चली जा रही है।